मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, जिसमें हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा वो था युद्ध का असर और उसके बाद में आया आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अरबों खरबों रुपए की जो संपत्ति थी वो नष्ट हो गई थी। आर्थिक मंदी के दौर से अधिकतर देश गुजर रहे थे और एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि यूरोप के अधिकांश देश आज कर्जदार हो गए, यानी कि उनके ऊपर कर्ज बढ़ गया, क्योंकि इतने मात्रा में पैसा खर्च हुआ प्रथम विश्व युद्ध में कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ा। इस आर्थिक संकट के दौर में सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ा तो वो प्रभाव पड़ा जर्मनी के ऊपर। नया साम्राज्य बना, वाइमर गणराज्य, वर्साई की संधि की शर्तों को मानना, और एक वक्त ऐसा आया कि कहीं ना कहीं उसने जो वर्साई की संधियां की थी उनको मानने से मना कर दिया। इस संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने उसकी मदद की। 1924 से 1929 के बीच का समय जर्मनी जो अर्थव्यवस्था थी वो स्थिरता लिए हुए थी, यानी कि स्थिरता का दौर चल रहा था जर्मनी में। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि अमेरिका को भी आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा। अमेरिका उस समय एक ऐसा महाशक्ति के रूप में उभर कर आया था कि वो अन्य देशों को कर्ज दे रहा था, लेकिन आर्थिक मंदी ने कहीं ना कहीं अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी उसको भी क्या कर दिया, खराब कर दिया। पूरी तरह से उसे इतना प्रभावित किया अर्थव्यवस्था को कि आर्थिक मंदी के दौर में अमेरिका को भी गुजरना पड़ा। स्थिरता का दौर चल रहा था। 1932 यानी कि 1929 से 1932 का जो एक समय था वो आर्थिक मंदी का समय बताया जाता है कि इस समय पूरे विश्व में, क्योंकि शक्तिशाली जितने भी देश थे उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी, और अर्थव्यवस्था जब बिगड़ी तो पूरे विश्व को इसने प्रभावित किया और पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चालू हो गया। जो वहाँ के शेयर बाजार थे, शेयर मार्केट था, वो भी, उसमें भी काफ़ी गिरावट आ गई, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका में शेयर मार्केट का बहुत ज़बरदस्त कार्य था और कहीं ना कहीं उसकी पूरी अर्थव्यवस्था शेयर बाजार के ऊपर टिकी हुई थी। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार है ये। क्या नाम है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। अमेरिका में स्थित है ये। और मैं आपको बता दूं कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है, सबसे बड़ा शेयर बाजार है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। कहाँ स्थित है ये? अमेरिका में। इसमें आर्थिक मंदी के दौर में इतनी गिरावट आई कि 1929 में यानी 24 अक्टूबर 1929 में इसके 1.3 करोड़ जो शेयर थे वो बेच दिए गए। यानी कि
आर्थिक मंदी का दौर इस तरह से गुजरा अमेरिका में कि पहले अमेरिका जर्मनी की मदद कर रहा था, जर्मनी की स्थिति भी ठीक चल रही थी, लेकिन जैसे ही आर्थिक मंदी का दौर आया तो उसने अमेरिका को भी क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। आर्थिक मंदी में क्या हुआ कि वहाँ का जो सबसे बड़ा शेयर बाजार था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, इसके भी शेयर जो थे वो क्या हो गए, धड़ाम से नीचे गिर गए। अब लोगों को ये डर सताने लग गया कि अब शेयर मार्केट के जो शेयर के दाम है वो और भी ज़्यादा नीचे गिरेंगे। भाई अचानक से गिरावट आ गई तो लोग घबरा गए, डर गए कि अब जो शेयर्स में जो उसका भाव है वो और ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। तो लोगों ने इस डर से एक ही दिन में, यानी 24 अक्टूबर के दिन एक ही दिन में 1.3 करोड़ शेयर्स क्या कर दिए, बेच दिए। यानी कि इतनी भयंकर गिरावट आ गई। फिर 1929 से 1932 के बीच में जो राष्ट्रीय आय थी अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय थी उसमें भी क्या हो गई, गिरावट आ गई। यानी कि राष्ट्रीय आय कितनी रह गई, आधी ही राष्ट्रीय आय रह गई। शेयर मार्केट गिर गया, शेयर मार्केट पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर था। अब वहाँ की जो आय थी अमेरिका की राष्ट्रीय आय वो भी क्या हो गई, इस दौर में आधी रह गई। अब आधी रह गई, शेयर मार्केट गिर गया, पैसों की कमी आ गई, तो जो उद्योग थे वो क्या हो गए, बंद हो गए। जो भी फैक्ट्रियाँ थी या उद्योग था वो सब क्या हो गए, बंद हो गए। निर्यात गिरता चला गया, यानी कि जो भी अमेरिका निर्यात कर रहा था फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, प्रोडक्शन नहीं हुआ, और प्रोडक्शन नहीं हुआ तो निर्यात भी क्या हो गया, बंद हो गया। यानी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, शेयर मार्केट गिर गया, लोगों ने अपने शेयर्स बेचना प्रारंभ कर दिए। उन्हें डर था कि आज इतने भाव गिरे कल को और भी ज़्यादा गिर सकते हैं, तो इसी डर से इन्होंने अपने शेयर क्या कर दिए, एक ही दिन में लगभग 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए। फैक्ट्रियाँ बंद होने लग गई, निर्यात बंद हो गया। और ये देखा जाए तो अमेरिका में अधिकांश जो जनसंख्या थी वो किसानों की भी थी, तो किसानों की स्थिति भी क्या हो गई, अब खराब हो गई। तो ये एक आर्थिक मंदी का दौर हमने देखा कहाँ पर, अमेरिका में। कि अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका एक और कर्ज दे रहा था जर्मनी को। जर्मनी की अर्थव्यवस्थाओं को बचाए रखने के लिए अमेरिका ने कर दिया, लेकिन उसके बाद में एक दौर ऐसा आ गया कि अमेरिका को खुद को आर्थिक मंदी के दौर से या आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा। 1924 से 1929 के बीच का जो समय था वो जर्मनी के लिए स्थिरता का समय था, क्योंकि अमेरिका मदद कर रहा था। लेकिन इसका प्रभाव अमेरिका के ऊपर भी पड़ गया और अमेरिका को भी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। अब आर्थिक संकट से गुजरा तो कैसे गुजरा, शेयर मार्केट गिर गए, शेयर मार्केट गिर गए क्योंकि शेयर मार्केट के ऊपर ही वहाँ की अर्थव्यवस्था कायम रहती है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो शेयर मार्केट बाजार है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो कहाँ पर है, अमेरिका में स्थित है। शेयर मार्केट गिर गया, राष्ट्रीय आय आधी रह गई, निर्यात बंद हो गया, किसानों की जो स्थिति थी वो खराब हो गई। तो ये आर्थिक स्थिति का जो ढांचा हमने देखा वो कहाँ पर देखा, अमेरिका में। अब हम चलते हैं जर्मनी की ओर, क्योंकि जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति थी वो पहले से ही खराब थी, पहले से ही बिगड़ी हुई थी। अमेरिका से कर्जा लेकर वो अपनी स्थिति को चला रहा था। तो इस आर्थिक स्थिति के दौर में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा जर्मन अर्थव्यवस्था के ऊपर। अमेरिका के ऊपर तो पड़ा ही पड़ा, लेकिन फिर भी सबसे बुरा जो असर पड़ा वो किसके ऊपर पड़ा, जर्मनी के ऊपर। जहां 1929 में औद्योगिक उत्पादन होता था जर्मनी में, 100% औद्योगिक उत्पादन होता था जर्मनी में 1929 में, लेकिन 1932 में आते आते ये मात्र कितना रह गया, 40%। यानी कि आर्थिक अर्थव्यवस्था की इस दौर में कहीं ना कहीं जहां 1929 में जर्मनी का औद्योगिक जो उत्पादन था वो बढ़ रहा था, लेकिन आगे चलकर 1932 आते आते इसका जो औद्योगिक उत्पादन था वो कितना रह गया, मात्र 40%।
लोग बेरोजगार हो गए, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, उद्योग धंधे बंद हो गए, तो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। उसके बाद में कुछ फैक्ट्रियों ने सामंजस्य बनाए रखने के लिए कर्मचारियों का जो वेतन था उसमें क्या कर दी, कटौती कर दी। बहुत से लोग तो बेरोजगार हो गए और कुछ जगह कर्मचारियों का जो वेतन था उसमें क्या कर दी, कटौती कर दी। उस दौर में यानी 1929 से 1932 के दौर में जर्मनी में लगभग 60 लाख लोग बेरोजगार हुए। यानी कि 1929 से 1932 जो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, उस दौर में जर्मनी की स्थिति भी ज़्यादा खराब हुई, लोग बेरोजगार हो गए और एक आंकड़े के अनुसार लगभग 60 लाख जो लोग थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए और रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकने लग गए। कोई ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, कोई दफ्तरों की चक्कर लगा रहा है। जहां दफ्तर थे या कार्यालय थे वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े थे रोजगार के लिए, क्योंकि परिवार चलाना है, पेट भरना है, उसके रोजगार की आवश्यकता थी। कृषि कार्य प्रभावित हो गए, उद्योग धंधे बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब जो भी लोग बेरोजगार हुए वो रोजगार के लिए इधर उधर चक्कर लगाने लग गए, भीड़ करने लग गए, इकट्ठे होने लग गए और ये जो भी कार्यालय थे या दफ्तर थे उनके बाहर लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो गए। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि जो जर्मनी के बड़े बड़े जहाँ पर चौराहे थे या सार्वजनिक स्थल थे वहाँ पर जो बेरोजगार लोग थे वो तख्तियाँ लेकर खड़े हो गए। यानी कि जो बेरोजगार हुए वो रोजगार के लिए जर्मनी के चौराहों पर, सड़कों पर तख्तियाँ लेकर खड़े हो गए और उन तख्तियों पर लिख दिया गया कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि इतनी बेरोजगारी हो गई कि लोगों ने किसी भी कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी कि हम या मैं कोई भी कार्य करने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। अब फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि आर्थिक संकट का दौर चल रहा था। आर्थिक संकट के इस दौर में कहीं ना कहीं बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों को रोजगार नहीं मिला, तो अधिकांश जो बेरोजगार लोग थे वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गए। क्योंकि निठल्ला बैठा हुआ व्यक्ति है, अपना परिवार चलाएगा, अपना खुद का खर्चा चलाएगा, रोजगार उसको मिल नहीं रहा है, तो उसने क्या किया, परिवार को चलाने के लिए आपराधिक गतिविधियों को अपना लिया। यानी कि बेरोजगारी ने इतना लोगों को धकेल दिया आपराधिक प्रवृत्तियों में कि वहाँ पर अपराध का जो ग्राफ था जर्मनी में वो क्या हो गया, बढ़ता चला गया। तो ये थी जर्मनी में आर्थिक स्थिति का आलम कि किस प्रकार से अमेरिका ने जर्मनी की मदद की, लेकिन अमेरिका खुद आर्थिक संकट के दौर में आ गया। उस आर्थिक संकट के दौर में आने के बाद में इसका असर अमेरिका में पड़ा और इसके साथ साथ यूरोप के अधिकांश देशों पर भी पड़ा और सबसे ज़्यादा असर किसके ऊपर पड़ा, जर्मनी के ऊपर। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से जर्मनी पहले से ही टूट चुका था, उसकी अर्थव्यवस्था बेकार हो चुकी थी। अमेरिका ने मदद की, लेकिन अब मदद करने वाला अमेरिका ही क्या है, आर्थिक संकट के दौर से गुजर चला था, यानी कि गुजर रहा था। आय बिल्कुल कम रह गए लोगों की, जो बेचारे कुछ रोजगार कर रहे थे। अब उनकी जो बचत थी वो क्या हो रही थी, सिकुड़ती जा रही थी, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है, अर्निंग नहीं हो रही है। तो जो बचत थी, लोगों की बचत करने की क्षमता थी, वो क्या हो रही थी, सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार क्या हो गए थे, ठप हो चुके थे, क्योंकि कारोबार ठप हुए तो लोग क्या हुए, बेरोजगार। तो उद्योग धंधे भी ठप हो गए, कारोबार भी ठप हो गए और उसमें सबसे ज़्यादा एक भय जो सता रहा था, वो सता रहा था जो छोटे छोटे जो व्यवसायी थे, स्वरोजगार जो चला रहे थे, छोटे छोटे व्यवसायी थे, छोटे मोटे जो उद्यमी थे या कारोबारी थे, उनको यह भय सता रहा था कि कहीं हम सर्वहाराकरण की श्रेणी में नहीं आ जाए। यानी कि आम जो व्यक्ति थे, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति थे, वो बेरोजगार हो गए, रोजगार ठप हो गए, क्राइम का रास्ता अपना लिया, अपराध का,
और आगे चलकर एक वर्ग ऐसा था जो छोटे व्यवसायों का था, जो स्वरोजगार को कर रहे थे, या जो व्यवसायी थे, व्यापारी थे छोटे छोटे। इस आर्थिक मंदी के दौर में उन्हें भी एक डर सता रहा था कि हम कहीं सर्वहाराकरण की श्रेणी में नहीं आ जाएं। अब ये सर्वहाराकरण श्रेणी है क्या चीज, ये आप देख लीजिए कि गरीब होते होते, यानी कि गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना, यानी धीरे धीरे, भाई छोटे मोटे व्यापारी थे तो आर्थिक स्थिति से ठीक थे, लेकिन वो दौर ऐसा आया कि धीरे धीरे उन्हें ये डर लग रहा था कि हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं। और एक वक्त ऐसा नहीं आ जाए कि हम गरीब होते होते या तो व्यवसायी या व्यापारी हैं, और एक समय ऐसा आ जाए कि हम क्या हो जाएं, मजदूर श्रेणी में आ जाएं। तो यही चीज क्या कहलाती है, सर्वहाराकरण। दोबारा से समझ लीजिए, सर्वहाराकरण। सर्वहाराकरण का भय किसको सता रहा था, छोटे छोटे व्यवसायी जो स्वरोजगार को चला रहे थे, वे व्यक्ति और व्यापारी। उन्हें ये डर लग रहा था कि आर्थिक संकट का दौर आ गया है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मजदूर वर्ग के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हमारी स्थिति ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। और धीरे धीरे गरीब होकर किस आर्थिक स्थिति में पहुंच जाएंगे हम, मजदूर जैसी आर्थिक स्थिति में पहुंच जाएंगे। और यही चीज क्या कहलाती है, सर्वहाराकरण। तो उन्हें इस चीज का डर लग रहा था। दूसरी तरफ जर्मनी में जो वाइमर गणराज्य है उसकी स्थापना हो चुकी थी, वो सरकार चला रहे थे। और वाइमर गणराज्य ये कह सकते हैं क्योंकि सरकार के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, अर्थव्यवस्था कैसे निश्चित करनी है, कैसे चलानी है, वो सरकार के ऊपर भी निर्भर करता है। तो वाइमर गणराज्य खुद इस समय यह कहे कि एक नाजुक से दौर में गुजर रहा था। पहले आर्थिक स्थिति खराब थी, फिर आर्थिक मंदी का दौर आ गया, तो ये जो समय था वो बड़ा नाजुक समय था। किसके लिए, वाइमर गणराज्य के लिए। और उन्हें ये भी डर लग रहा था कि कहीं तानाशाही जो लोग हैं वो इसका विरोध नहीं कर दें, यानी वाइमर जो गणराज्य है उसका तानाशाही जो लोग हैं वो विरोध ना कर दें, सरकार को ना गिरा दें, या तानाशाही का वो शिकार ना हो जाए। तो ये उन्हें भय सता रहा था। वहाँ पर एक अनुच्छेद 48 था, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48। यह अनुच्छेद 48 राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर था जर्मनी में, क्योंकि वाइमर गणराज्य तो था ही, लेकिन फिर भी प्रशासन को नियंत्रण में रखने के लिए राष्ट्रपति भी था, ताकि वो उसकी देखरेख में प्रशासन सही ढंग से चलाया जा सके। लेकिन वाइमर गणराज्य को भय सता रहा था, तानाशाही का उसे डर सता रहा था। दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। तो अनुच्छेद 48 क्या था, राष्ट्रपति को दिया गया अनुच्छेद था, जिसमें राष्ट्रपति वहां पर क्या लगा सकता था, आपातकाल लगा सकता था। यानी कि राष्ट्रपति वहां पर आपातकाल लगा सकता था, या फिर इस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति है वो वहां के नागरिकों के अधिकार रद्द कर सकता था। यानी कि राष्ट्रपति को यह अधिकार था अनुच्छेद 48 के अनुसार जर्मनी में कि वह वहां पर अगर सरकार सही कार्य नहीं कर रही है, वाइमर गणराज्य सही कार्य नहीं कर रहा है, उसे भय सता रहा तानाशाही का, तो वहां पर अनुच्छेद 48 के अनुसार वो वहां पर आपातकाल लगा सकता है, या फिर जो नागरिकों के जो अधिकार हैं उन्हें वो रद्द कर सकता है। उस समय जो वाइमर गणराज्य की सरकार थी वो लगभग 20 मंत्रिमंडल है उनके हाथों में थी, और सरकार इस ढंग से कार्य कर रही थी। लगभग एक सरकार की औसत अवधि कितनी थी, लगभग 239 दिन के लगभग एक सरकार की अवधि मानी जा रही थी। तो ये कह सकते हैं कि इस आर्थिक संकट के दौर में वाइमर गणराज्य भी अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पा रहा था, और ऐसी स्थिति में ही उसे तानाशाही का डर भी सता रहा था। तो अब वो दौर आ गया कि जिसमें वाइमर गणराज्य के प्रति लोगों का विश्वास खत्म होने लग गया। आर्थिक संकट
से भी लोगों को नहीं उबार पाए। वर्साई की जो संधि हुई, उन शर्तों के अनुसार जो जर्मनी के लोग थे वो अपने आप को अपमानित समझ रहे थे। उसके बाद में किसानों की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, उद्योग धंधे ठप हो गए, और ये कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो जर्मनी का ढांचा था वो काफ़ी चरमरा गया था। लोगों का जो विश्वास था वो वाइमर गणराज्य के प्रति कम होता चला गया, और एक युग ऐसा आया कि जिसने दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर को जन्म दिया। इस युग से ही निकलकर हिटलर सामने आया था। वो आर्थिक मंदी का दौर था, वाइमर गणराज्य अपने कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे, वर्साई की संधि के अपमान का बदला लेना चाहते थे जर्मनी के लोग, और इस दौर ने जन्म किसको दिया? हिटलर को, जिसने किसको जन्म दिया? द्वितीय विश्व युद्ध को। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहा? हिटलर, क्योंकि वो जर्मनी के खोए हुए वजूद को पाना चाहता था, जर्मनी के हुए अपमान का बदला लेना चाहता था। तो ये जो आज हमने पढ़ा है टॉपिक, वो है मंदी के साल। और मंदी के साल मैंने आपको बता दिया 1929 से 1932 का समय मंदी का समय है। और इस मंदी के दौर में यूरोप ही नहीं अपितु यूरोप के देशों से संबंधित अन्य कई देश प्रभावित हुए मंदी के दौर में, जो एक दूसरे के ऊपर चाहे उद्योग के रूप में या व्यापार के रूप पर निर्भर थे। तो ये सभी देश इस आर्थिक मंदी के वर्षों में एक दूसरे से प्रभावित हुए। विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया अमेरिका जैसा देश, जो आर्थिक रूप से मजबूत था, जिसने जर्मनी की मदद की आर्थिक मंदी से निकलने के लिए। एक वक्त ऐसा था जहां पर अमेरिका को खुद को भी इस आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना पड़ा। जो चीज़ें हमने पढ़ी है आज या मैंने बताई है आपको, वो सारा यहाँ सामने है कि किस प्रकार से अमेरिका में आर्थिक मंदी आई, शेयर बाजार गिर गया, बेरोजगार हो गए, राष्ट्रीय आय आधी रह गई, जर्मनी को मदद करना बंद कर दिया गया। क्यों? पहले मदद कर रहे थे क्योंकि राष्ट्रीय आय अच्छी थी, उद्योग धंधे चल रहे थे। आर्थिक मंदी आई, जर्मनी की मदद करना बंद हो गया, और पहले ही जर्मनी आर्थिक रूप से टूटा हुआ था, और अब जब मदद मिलना बंद हो गया तो और ज़्यादा वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या हो गई? खराब हो गई। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, रोजगार का संकट पैदा हो गया, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गए, सड़कों पर जो तख्तियां हैं वो लेकर खड़े हो गए कि हम कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से निर्यात, व्यापार, उद्योग ये सब ठप हो गए। छोटे मोटे व्यापारी, व्यवसायी वो भी डरे हुए थे, भय सता रहा था कि हमारी स्थिति ठीक है, लेकिन अब हमें ये डर लग रहा है इस आर्थिक मंदी के दौर में कि हम सर्वहाराकरण की श्रेणी में नहीं आ जाएं। सर्वहाराकरण मैंने आपको बता दिया क्या है, कि धीरे धीरे गरीब होते होते किस स्थिति में पहुंच जाना? मजदूर की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। तो ये उनको भय सता रहा था। दूसरी तरफ वाइमर गणराज्य आ गया। वाइमर गणराज्य की स्थिति उस समय बड़ी दयनीय हो चुकी थी, शोचनीय स्थिति हो चुकी थी, क्योंकि आर्थिक मंदी से वो निकाल नहीं पा रहे थे जर्मनी को। दूसरी तरफ तानाशाहों का राज आ रहा था, तो उन्हें तानाशाही से भी डर लग रहा था। तो इस प्रकार का शासन वहाँ चल रहा था। लोगों का विश्वास वाइमर जो गणराज्य था वो खोता जा रहा था। तभी जर्मनी के लोगों का रुझान जो था वो किसकी ओर हो गया था? हिटलर की ओर हो गया था। फिर राष्ट्रपति, वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन था, राष्ट्रपति को अनुच्छेद दिया हुआ था 48 उसमें वो आपातकाल लगा सकता था, या फिर ऐसी परिस्थिति में नागरिकों के जो अधिकार थे उनको रद्द कर सकता था। और फिर आगे चलकर एक बहुत बड़े तानाशाही जो व्यक्ति थे हिटलर, उसका उदय हुआ, और किस प्रकार से उसने जर्मनी की सभी व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास किया। और आगे चलकर 1939 में फिर से हिटलर ने पूरे विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की आग में धकेल दिया। तो वो आगे आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे।